वाह, यह एक शानदार विचार है। शब्दों में एक कहानी लिखना एक उपन्यासिका लिखने जैसा है, जो मुझे अकबर और बीरबल के रिश्ते, दरबारी साजिशों और बीरबल की असाधारण बुद्धि की गहराई में उतरने का एक अद्भुत अवसर देता है। तो प्रस्तुत है एक विस्तृत और बहुस्तरीय कहानी। अकबर की परीक्षा और बीरबल का कमाल, बुद्धि, निष्ठा और विवेक की महागाथा। प्रस्तावना: आगरा की भव्यता और एक नई चुनौती का उदय। वह मुगलिया सल्तनत का स्वर्ण युग था। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का परचम काबुल से लेकर बंगाल की खाड़ी तक और कश्मीर से लेकर दक्कन की सीमाओं तक शान से लहरा रहा था। उनकी राजधानी आगरा, यमुना के किनारे बसा एक ऐसा शहर था जो केवल सत्ता का केंद्र नहीं, बल्कि तहजीब, कला और इल्म का एक जीता जागता समंदर था। लाल पत्थर से बने भव्य किले की दीवारों के भीतर एक ऐसी दुनिया बसती थी जहां हर रोज इतिहास लिखा जाता था। शहंशाह अकबर, जो स्वयं निरक्षर होते हुए भी ज्ञान के सबसे बड़े पारखी थे, का दरबार नवरत्नों की प्रतिभा से जगमगाता था। इन 9 सितारों में जो सितारा सबसे ज्यादा रोशन था, जिसकी चमक के आगे सब फीके पड़ जाते थे, वह थे राजा बीरबल। महेश दास नामक एक साधारण ब्राह्मण परिवार में जन्मे बीरबल अपनी असाधारण बुद्धि, हाजिर जवाबी और मानवीय समझ के बल पर शहंशाह के दिल और दिमाग पर राज करते थे। उनका रिश्ता केवल बादशाह और वजीर का नहीं, बल्कि दो ऐसे दोस्तों का था, जहां एक के पास साम्राज्य की असीमित शक्ति थी तो दूसरे के पास बुद्धि का असीम भंडार। लेकिन जहां रोशनी होती है, वहां परछाइयां भी गहराती हैं। दरबार में कई अमीर, सिपहसालार और मंत्री बीरबल की इस हैसियत से अंदर ही अंदर सुलगते रहते थे। उन्हें यह बात हजम नहीं होती थी कि एक मामूली सा भाट अपनी ज़बान के जोर पर उन जैसे पुश्तैनी योद्धाओं और प्रशासकों से ज्यादा सम्मान और अधिकार रखता है। इन जलने वालों में सबसे प्रमुख था मीर कासिम, गुप्तचर विभाग का नया प्रमुख। मीर कासिम एक बेहद चालाक, महत्वाकांक्षी और क्रूर व्यक्ति था। वह हर चीज को शक और साजिश की निगाह से देखता था। उसकी नज़र में बीरबल की लोकप्रियता और बादशाह से उनकी नज़दीकी सल्तनत के लिए एक संभावित खतरा थी। वह बीरबल को एक मसखरे से ज्यादा कुछ नहीं समझता था और मानता था कि बीरबल की नीतियां भावनाओं पर आधारित होती हैं, जबकि सल्तनत को ठंडे, कठोर और निर्मम तर्क से चलाया जाना चाहिए। मीर कासिम ने धीरे धीरे अकबर के कान भरने शुरू कर दिए। वह बीरबल की हर सलाह का एक दूसरा, भयावह मतलब निकालकर बादशाह के सामने पेश करता। वह कहता, आलम पनाह, बीरबल प्रजा में इतने लोकप्रिय हो गए हैं कि लोग आपके नाम से पहले उनका नाम लेते हैं। एक वजीर का इतना शक्तिशाली होना सल्तनत के भविष्य के लिए ठीक नहीं। वह बीरबल की उदारता को खजाने की बर्बादी और उनकी न्यायप्रियता को विद्रोहियों के प्रति नरमी बताता। अकबर एक बुद्धिमान शासक थे। वे बीरबल की निष्ठा पर शक नहीं करते थे, लेकिन मीर कासिम की बातें कहीं न कहीं उनके मन में एक छोटा सा बीज बो रही थीं। क्या बीरबल की वफादारी शहंशाह अकबर के प्रति है, या सिर्फ उस पद के प्रति जो उन्हें मिला है? क्या बीरबल सच में उतने ही बुद्धिमान हैं जितना वे दिखते हैं, या यह सिर्फ किस्मत का खेल है? अकबर ने अपने मन की इस उथल पुथल को शांत करने और दरबारियों की हमेशा के लिए बोलती बंद करने के लिए एक अभूतपूर्व निर्णय लिया। एक सुबह दीवानयाम खचाखच भरा हुआ था। सभी दरबारी अपनी अपनी जगहों पर बैठे थे। तभी शहंशाह अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान हुए। उनके चेहरे पर आज एक अजीब सी गंभीरता थी। उन्होंने अपनी नजरें पूरे दरबार पर घुमाईं और उनकी आवाज में एक शाही हुक्म की गूंज थी। अमीरों, वजीरों और दरबार के सभी सदस्यों, आज हम एक ऐसा ऐलान करने जा रहे हैं जो मुगलिया सल्तनत के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगा। हमारे सबसे खास सलाहकार राजा बीरबल की बुद्धि और काबिलियत के चर्चे पूरी दुनिया में हैं।
लेकिन कुछ लोगों के मन में उनकी योग्यता को लेकर संदेह है। इसलिए हमने यह फैसला किया है कि हम राजा बीरबल की एक सार्वजनिक परीक्षा लेंगे। यह परीक्षा उनकी बुद्धि, उनके विवेक और उनकी निष्ठा की अंतिम कसौटी होगी। यह सुनते ही पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। मीर कासिम के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान तैर गई। बीरबल शांत खड़े रहे, उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। अकबर ने आगे कहा, यह परीक्षा 3 चरणों में होगी। 3 असंभव कार्य जो आज तक किसी ने पूरे नहीं किए। यदि बीरबल इन तीनों परीक्षाओं में सफल हो जाते हैं तो आज के बाद कोई भी उनकी काबिलियत पर उंगली उठाने की हिम्मत नहीं करेगा और उन्हें सल्तनत के सर्वोच्च पद वजीर-ए-आजम से सम्मानित किया जाएगा। लेकिन यहाँ अकबर एक पल के लिए रुके और उनकी आवाज कठोर हो गई। यदि वे असफल हो गए तो उन्हें अपने पद से हमेशा के लिए इस्तीफा देना होगा और एक आम नागरिक की तरह आगरा से दूर अपना जीवन बिताना होगा। यह एक बहुत बड़ी बाजी थी। बीरबल का पूरा भविष्य, उनकी इज्जत और उनका अस्तित्व दांव पर लग चुका था। दरबारियों की सांसें रुकी हुई थीं, यह जानने के लिए कि वे 3 असंभव कार्य क्या थे। अकबर ने अपनी भारी आवाज में ऐलान किया, पहली परीक्षा, न्याय की परीक्षा। बीरबल को 2 भाइयों के बीच दशकों से चल रहे एक ऐसे जमीनी विवाद को सुलझाना होगा जिसे आज तक कोई काजी या पंचायत नहीं सुलझा सका, और फैसला ऐसा हो कि दोनों भाई उसे दिल से स्वीकार करें। दूसरी परीक्षा, समृद्धि की परीक्षा। बीरबल को शाही खजाने में 1 महीने के भीतर 1 लाख सोने की अशर्फियां जमा करनी होंगी, बिना प्रजा पर कोई नया कर लगाए और बिना किसी से कर्ज लिए। तीसरी और अंतिम परीक्षा, निष्ठा की परीक्षा। यह सबसे कठिन परीक्षा होगी जिसके बारे में केवल हम और बीरबल ही जानेंगे। यह साबित करेगी कि उनकी वफादारी किसके प्रति है। यह ऐलान एक तूफान की तरह था जिसने पूरे दरबार को हिलाकर रख दिया था। मीर कासिम और उसके साथी मन ही मन जश्न मना रहे थे। उन्हें यकीन था कि बीरबल इन चक्रव्यूहों में ऐसा फंसेंगे कि उनका बाहर निकलना नामुमकिन होगा। सबकी नजरें अब बीरबल पर थीं, जो अभी भी शांत और अविचल खड़े थे। उन्होंने आगे बढ़कर शहंशाह को सलाम किया और केवल इतना कहा, जैसा आपका हुक्म आलमपना। आपकी परीक्षा, मेरा सौभाग्य। बीरबल की परीक्षा का पहला अध्याय शुरू हो चुका था। प्रथम खंड, न्याय की परीक्षा, सत्य के पेड़ का रहस्य। अध्याय 1, उलझा हुआ विवाद। परीक्षा का पहला चरण बीरबल को आगरा से 50 कोस दूर देवगढ़ नाम के एक गांव में ले गया। यह विवाद 2 भाइयों, रहीम और करीम के बीच था। उनके पिता अब्दुल चाचा एक नेक इंसान थे जिन्होंने अपनी मृत्यु से पहले अपनी जमीन दोनों बेटों में बराबर बांट दी थी। लेकिन जमीन के ठीक बीच में सीमा रेखा पर आम का एक विशाल पुराना पेड़ था। यह कोई साधारण पेड़ नहीं था। गांव वाले कहते थे कि इस पेड़ के आमों में औषधीय गुण हैं और इसकी लकड़ी से बनी कोई भी चीज घर में बरकत लाती है। विवाद यह था कि पेड़ किसका है। बड़े भाई रहीम का कहना था कि पेड़ की जड़ें उसकी जमीन में ज्यादा फैली हुई हैं, इसलिए पेड़ उसका है। छोटा भाई करीम दलील देता था कि पेड़ का तना और फल देने वाली अधिकांश शाखाएं उसकी तरफ झुकी हुई हैं, इसलिए फल पर उसका हक है। यह विवाद उनके पिता के समय से चला आ रहा था और अब इतना बढ़ गया था कि दोनों भाई एक दूसरे की जान के दुश्मन बन बैठे थे। कई पंचायतें हुईं, काजियों ने फैसले सुनाए। किसी ने कहा पेड़ आधा आधा बांट लो, किसी ने कहा फल एक साल एक भाई ले, दूसरे साल दूसरा। लेकिन कोई भी समाधान उन्हें मंजूर नहीं हुआ। बीरबल जब देवगढ़ पहुंचे तो उन्होंने दरबार नहीं लगाया। वे एक साधारण मुसाफिर का वेश धरकर गांव की सराय में रुक गए। उन्होंने अगले कुछ दिन गांव वालों से घुलने मिलने में बिताए।
वे बच्चों के साथ खेलते, बूढ़ों के साथ हुक्का पीते और औरतों से पानी भरने की जगह पर बातें करते। वे रहीम और करीम के बारे में नहीं, बल्कि उनके मरहूम पिता अब्दुल चाचा के बारे में पूछते। अध्याय 2, बीरबल की पड़ताल। गांव वालों से बात करके बीरबल को बहुत कुछ पता चला। उन्होंने जाना कि अब्दुल चाचा उस पेड़ को अपनी औलाद की तरह प्यार करते थे। उन्होंने उसे अपने हाथों से लगाया था। वे कहते थे, यह पेड़ मेरे परिवार की एकता का प्रतीक है। जब तक यह हरा भरा रहेगा, मेरा परिवार जुड़ा रहेगा। बीरबल ने यह भी देखा कि बड़ा भाई रहीम स्वभाव से शांत और मेहनती था। वह रोज सुबह उठकर पेड़ के थाले में पानी डालता, उसकी सूखी टहनियां काटता और उसके आसपास सफाई रखता, भले ही उसे एक भी आम खाने को न मिलता हो। वहीं छोटा भाई करीम लालची और झगड़ालू था। वह पेड़ की तरफ देखता भी नहीं था, सिवाय तब जब उस पर फल लगने वाले होते। तब वह लठ लेकर बैठ जाता और किसी को पास नहीं फटकने देता। बीरबल समझ गए कि समस्या कानून की नहीं, नियत की है। अब उन्हें बस इस सच्चाई को सबके सामने लाना था। अध्याय 3, अनोखा फैसला। अगले दिन बीरबल ने गांव के चबूतरे पर पंचायत बुलाई। उन्होंने अपना असली परिचय दिया, जिसे सुनकर सभी गांव वाले और दोनों भाई हैरान रह गए। मीर कासिम के जासूस भी वहां मौजूद थे, जो हर पल की खबर आगरा भेज रहे थे। रहीम और करीम ने एक बार फिर अपनी अपनी दलीलें पेश की। उनकी बहस सुनकर बीरबल ने एक गहरी सांस ली और कहा, मैंने तुम दोनों की बातें सुनी और इस मामले पर बहुत विचार किया। यह पेड़ तुम दोनों के बीच नफरत की जड़ बन चुका है। तुम्हारे पिता की आत्मा यह देखकर बहुत दुखी होती होगी। इसलिए मैंने यह फैसला किया है कि इस समस्या को जड़ से ही खत्म कर दिया जाए। उन्होंने अपने साथ आए सिपाहियों को हुक्म दिया, इस पेड़ को अभी कुल्हाड़ियों से काटकर गिरा दो। इसकी लकड़ी के 2 बराबर हिस्से करके दोनों भाइयों को दे दो। न पेड़ रहेगा, न झगड़ा। यह फैसला सुनकर सब स्तब्ध रह गए। छोटा भाई करीम की आंखें चमक उठीं। उसने सोचा, चलो फल नहीं तो बेशकीमती लकड़ी ही सही, मुझे मंजूर है। लेकिन बड़ा भाई रहीम दहाड़ मारकर रोने लगा। वह दौड़कर पेड़ से लिपट गया और बोला, नहीं हुजूर, ऐसा जुल्म मत कीजिए। यह मेरे पिता की निशानी है। मैंने इसे अपने बच्चों की तरह पाला है। अगर इसे काटना ही है तो पहले मुझे काट दीजिए। मैं अपना पूरा हक छोड़ने को तैयार हूं। यह पूरा पेड़ करीम को दे दीजिए, पर खुदा के वास्ते इसे मत काटिए। यह सुनते ही बीरबल मुस्कुराए। वे यही सुनना चाहते थे। उन्होंने अपना फैसला सुनाया, असली हकदार का पता चल गया है। यह पेड़ रहीम का है। उन्होंने करीम की ओर मुड़कर कहा, जो इंसान अपने पिता की विरासत को लकड़ी के टुकड़ों में तौल सकता है, उसका उस पर कोई अधिकार नहीं। सच्चा वारिस वह है जो विरासत के मूल्य को नहीं, उसकी आत्मा को समझता है। रहीम ने इस पेड़ को अपने पिता की आत्मा मानकर पूजा है, इसलिए आज से यह पेड़ और इसके फल सब कुछ रहीम का है। पंचायत में मौजूद हर व्यक्ति ने बीरबल के इस फैसले की सराहना की। करीम शर्म से सिर झुकाए खड़ा था। रहीम की आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। उसने करीम को गले लगाया और कहा, भाई, पेड़ मेरा है, लेकिन इसके फल पर तुम्हारा भी उतना ही हक है। सालों की दुश्मनी एक पल में पिघल गई। बीरबल ने न्याय की पहली और सबसे कठिन परीक्षा पास कर ली थी। जब यह खबर आगरा पहुंची तो अकबर बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन मीर कासिम का चेहरा देखने लायक था। उसने मन ही मन कहा, यह तो बस शुरुआत है बीरबल। अगली परीक्षा में तुम ऐसे फंसोगे कि निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा। द्वितीय खंड, समृद्धि की परीक्षा, सम्मान का खजाना।
अध्याय 4 खाली खजाना और असंभव शर्त। पहली परीक्षा में सफलता के बाद बीरबल का आत्मविश्वास बढ़ा हुआ था, लेकिन दूसरी चुनौती कहीं ज्यादा मुश्किल थी। शाही खजाना सचमुच मुश्किल दौर से गुजर रहा था। लगातार चलने वाली लड़ाइयों और अकाल की वजह से आय कम और खर्च ज्यादा हो गया था। अकबर की शर्त थी 1 महीने में 1 लाख सोने की अशर्फिया बिना नया कर लगाए। मीर कासिम ने बादशाह को कई सुझाव दिए। उसने कहा, हुजूर, पुराने टैक्स चोरों पर भारी जुर्माना लगाया जाए। अमीरों से नजराने के नाम पर जबरदस्ती वसूली की जाए। शाही टकसाल में सोने में थोड़ी मिलावट कर दी जाए। अकबर को ये सभी तरीके अपनी प्रजा पर जुल्म करने जैसे लगे। उन्होंने मीर कासिम को चुप करा दिया और बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने कहा, आलमपनाह, मुझे सिर्फ एक शाही फरमान जारी करने की इजाजत चाहिए। अध्याय 5 बीरबल की विचित्र योजना। अगले दिन पूरे मुगल साम्राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया गया। एक शाही फरमान पढ़ा गया जिसमें लिखा था, शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने यह फैसला किया है कि वे अपनी प्रजा के साथ अपने रिश्ते को और मजबूत करना चाहते हैं। आज से 1 महीने तक इस सल्तनत में होने वाली हर शादी में दूल्हा और दुल्हन को आगरा आकर खुद शहंशाह से आशीर्वाद लेने का सम्मान प्राप्त होगा। इस सम्मान के बदले में हर जोड़े को शाही खजाने में अपनी मर्जी और खुशी से शगुन के तौर पर कम से कम 1 चांदी का सिक्का जमा कराना होगा। जो सबसे ज्यादा शगुन देगा उसे शहंशाह खास तौर पर सम्मानित करेंगे। यह फरमान सुनकर सब हैरान रह गए। मीर कासिम दरबार में जोर जोर से हंसा। यह क्या मजाक है? आलमपनाह, यह आदमी पागल हो गया है। 1 लाख सोने की अशर्फिया और यह चांदी के सिक्कों की भीख मांग रहा है। इस हिसाब से तो सालों लग जाएंगे। अकबर भी थोड़ा चिंतित थे, लेकिन उन्होंने बीरबल पर भरोसा दिखाने का फैसला किया। अध्याय 6 सोने की बारिश। लेकिन बीरबल ने इंसान की फितरत को बहुत करीब से समझा था। फरमान का असर उनकी सोच से भी ज्यादा हुआ। पूरे हिंदुस्तान के लिए यह एक बहुत बड़े सम्मान की बात थी कि उनकी शादी में खुद शहंशाह आशीर्वाद दें। पहले कुछ दिन आम और गरीब लोग आए। वे खुशी खुशी 1 या 2 चांदी के सिक्के जमा कराते और बादशाह का आशीर्वाद लेकर चले जाते। खजाने में बहुत धीमी गति से पैसा आ रहा था। मीर कासिम हर रोज बीरबल का मजाक उड़ाता। लेकिन फिर खेल बदला। जब शहर के बड़े व्यापारियों, जमींदारों और सूबेदारों ने देखा कि यह अपनी इज्जत और रुतबा दिखाने का एक सुनहरा मौका है, तो होड़ लग गई। एक बड़े सेठ ने अपनी बेटी की शादी में 100 चांदी के सिक्के और 10 सोने की अशर्फियां दी। अगले दिन उसके मुकाबले वाले व्यापारी ने 200 चांदी के सिक्के और 50 सोने की अशर्फियां दे दी। अब यह शगुन नहीं, बल्कि अपनी इज्जत और अमीरी की नुमाइश बन चुका था। हर कोई शहंशाह की नजरों में ऊपर उठने के लिए अपनी तिजोरियां खोल रहा था। राजपूताना के राजाओं से लेकर बंगाल के नवाबों तक हर कोई हजारों अशर्फियों के थाल लेकर आगरा पहुंचने लगा। लोग इसे कर नहीं, बल्कि एक सम्मान समझकर दे रहे थे। शाही खजाने के दरवाजे छोटे पड़ गए। अशर्फियों के ढेर लग गए। महीने के आखिरी दिन जब गिनती की गई तो खजाने में 1 लाख नहीं, बल्कि 3 लाख से भी ज्यादा सोने की अशर्फियां जमा हो चुकी थीं। अकबर अपनी गद्दी से उठकर बीरबल के पास आए और उन्हें गले से लगा लिया। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने सिर्फ हमारा खजाना नहीं भरा, बल्कि अपनी प्रजा का दिल भी जीत लिया है। तुमने साबित कर दिया कि समृद्धि जबरदस्ती से नहीं, सम्मान देने से आती है। मीर कासिम का चेहरा शर्म और गुस्से से लाल हो चुका था। वह समझ गया था कि बीरबल को सीधे तरीके से हराना नामुमकिन है।
अब वह अपनी आखिरी और सबसे खतरनाक चाल चलने की तैयारी में था। तृतीय खंड, निष्ठा की परीक्षा, सिंहासन के प्रति वफादारी। अध्याय 7, एक भयावह साजिश। 2 परीक्षाओं में बुरी तरह हारने के बाद मीर कासिम पागलपन की हद तक पहुंच गया था। वह जानता था कि तीसरी परीक्षा बीरबल की निष्ठा की है और वह इसी पर सबसे बड़ा वार करेगा। उसने एक गहरी और भयावह साजिश रची। उसने सल्तनत के एक सबसे वफादार और बुजुर्ग सिपहसालार जनरल इनायत खान को अपने जाल में फंसाने का फैसला किया। जनरल इनायत खान अकबर के पिता हुमायूं के समय से सल्तनत की सेवा कर रहे थे और उनकी वफादारी पर कोई शक नहीं कर सकता था। मीर कासिम ने कुछ जाली खत तैयार करवाए जो दिखने में ऐसे लगते थे जैसे जनरल इनायत खान फारस के शाह को लिख रहे हैं और उन्हें आगरा पर हमला करने के लिए उकसा रहे हैं। उसने कुछ गवाहों को भारी रकम देकर खरीद लिया जो यह झूठी गवाही देने को तैयार थे कि उन्होंने जनरल को साजिश रचते हुए सुना है। एक रात मीर कासिम यह सबूत लेकर अकबर के निजी कक्ष में पहुंचा। उसने खत और गवाहों की सूची बादशाह के सामने रखते हुए कहा, आलम पनाह, मुझे यह कहते हुए दुख हो रहा है, लेकिन आपकी सल्तनत की जड़ में एक बहुत बड़ा गद्दार बैठा है। जनरल इनायत खान हमें धोखा दे रहे हैं। अकबर ने सबूत देखे। वे जानते थे कि इनायत खान ऐसा कभी नहीं कर सकते। उन्हें मीर कासिम की चाल समझ में आ गई, लेकिन तभी उनके दिमाग में एक विचार कौंधा। उन्होंने सोचा, यही बीरबल की अंतिम और सबसे बड़ी परीक्षा का सही मौका है। अध्याय 8, बादशाह का कठोर फैसला। अगले दिन अकबर ने एक आपातकालीन गुप्त सभा बुलाई जिसमें केवल कुछ चुनिंदा मंत्री, मीर कासिम और बीरबल शामिल थे। अकबर का चेहरा पत्थर की तरह सख्त था। उन्होंने मीर कासिम के लाए हुए सबूत सबके सामने रखे और अपनी गगनभेदी आवाज में कहा, ये सबूत जनरल इनायत खान के खिलाफ हैं। उनकी गद्दारी साफ जाहिर है। हमने फैसला किया है कि मुल्क से गद्दारी की सजा सिर्फ एक है, मौत। कल सुबह सूरज निकलने से पहले जनरल इनायत खान का सिर कलम कर दिया जाएगा। यह हमारा अंतिम फैसला है और इस पर कोई बहस नहीं होगी। यह सुनकर सभा में सन्नाटा छा गया। बीरबल का चेहरा सफेद पड़ गया। वे जानते थे कि जनरल निर्दोष हैं। यह सरासर अन्याय हो रहा था। उन्होंने बोलने की कोशिश की, लेकिन जहांपना अकबर ने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। हमने कहा, कोई बहस नहीं होगी। बीरबल, एक सलाहकार का काम बादशाह के हुक्म पर सवाल उठाना नहीं, बल्कि उसे मानना होता है। अगर तुम सच में हमारे वफादार हो तो इस फैसले को चुपचाप स्वीकार करो। यह बीरबल के जीवन का सबसे कठिन क्षण था। एक तरफ बादशाह का सीधा हुक्म था, जिसे टालने का मतलब राजद्रोह हो सकता था। दूसरी तरफ एक निर्दोष व्यक्ति की जान और सल्तनत का न्याय था। मीर कासिम विजयी भाव से बीरबल को देख रहा था। उसे लगा, आज बीरबल फंस गया। अगर वह चुप रहता है तो एक निर्दोष मारा जाएगा और उसकी ज़मीर की हार होगी। अगर वह बोलता है तो वह बादशाह का गुस्ताख कहलाएगा और अपनी निष्ठा खो देगा। बीरबल ने एक गहरी सांस ली, अपना सिर झुकाया और बिना एक शब्द कहे सभा से बाहर चले गए। मीर कासिम की खुशी का ठिकाना न रहा। उसे लगा कि बीरबल डर गया और उसने हार मान ली है। अकबर के मन में भी एक पल के लिए निराशा हुई, क्या बीरबल भी सत्ता के आगे झुक जाएगा। अध्याय 9, रात के अंधेरे में सच की खोज। लेकिन बीरबल ने हार नहीं मानी थी। वे जानते थे कि बादशाह से सीधे टकराना मूर्खता होगी। उन्होंने वह रास्ता चुना जो उनकी सबसे बड़ी ताकत थी, बुद्धि का। उनके पास सिर्फ एक रात थी। उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद जासूसों, जो कोई सिपाही नहीं बल्कि शहर के नाई, धोबी और व्यापारी थे,
को काम पर लगा दिया। उन्होंने मीर कासिम द्वारा पेश किए गए गवाहों का पता लगाने का हुक्म दिया। रात के अंधेरे में बीरबल के लोग परछाइयों की तरह पूरे आगरा में फैल गए। घंटों की मेहनत के बाद एक गवाह टूट गया। उसने कबूल किया कि उसे मीर कासिम ने पैसे देकर झूठी गवाही देने के लिए मजबूर किया था। बीरबल को वह सुलेखक भी मिल गया जिससे मीर कासिम ने वे जाली खत लिखवाए थे। सुबह होने से ठीक पहले बीरबल के पास मीर कासिम की पूरी साजिश का कच्चा चिट्ठा था। अध्याय 10 न्याय का सूर्योदय। जैसे ही सुबह की पहली किरण ने आगरा के किले को चूमा, जनरल इनायत खान को जल्लाद के चबूतरे पर लाया गया। अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे, उनका चेहरा भावशून्य था। मीर कासिम विजेता की तरह बीरबल की खाली जगह को देख रहा था। तभी दरबार के दरवाजे चीरते हुए बीरबल अंदर दाखिल हुए। उनके पीछे वे गवाह और सुलेखक थे जिनके मुंह पर मौत का खौफ था। बीरबल सीधे सिंहासन के पास पहुंचे और बोले, आलमपनाह, एक निर्दोष को सजा देने से पहले सल्तनत के असली गद्दार का चेहरा देख लीजिए। इसके बाद बीरबल ने एक एक करके सारे सबूत पेश किए। गवाहों ने रो रो कर अपना जुर्म कबूल किया। सुलेखक ने बताया कि उसे मीर कासिम ने ही वे खत लिखने का हुक्म दिया था। दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। मीर कासिम की साजिश नंगी होकर सबके सामने खड़ी थी। मीर कासिम ने भागने की कोशिश की, लेकिन सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। अब अकबर अपनी गद्दी से उठे। उनके चेहरे पर गुस्सा नहीं बल्कि एक गहरी संतुष्टि का भाव था। उन्होंने बीरबल की ओर देखकर कहा, तुम आखिरी परीक्षा में भी सफल हुए बीरबल। उन्होंने पूरे दरबार को संबोधित करते हुए कहा, यह सब हमारी ही एक योजना थी। हम जानते थे कि जनरल इनायत खान निर्दोष हैं। हम यह देखना चाहते थे कि बीरबल की निष्ठा किसके प्रति है, एक इंसान यानी मेरे के गलत हुक्म के प्रति या सल्तनत के न्याय और सिंहासन की इज्जत के प्रति। एक सच्चा सलाहकार वह नहीं जो बादशाह की हर हाँ में हाँ मिलाए, बल्कि वह है जो बादशाह को गलती करने से रोके, भले ही उसे अपनी जान दांव पर लगानी पड़े। बीरबल ने आज यह साबित कर दिया कि उनकी वफादारी व्यक्ति से नहीं बल्कि सत्य और न्याय से है। यही एक सच्चे वजीर आजम की पहचान है। उपसंहार, बुद्धि और निष्ठा का सम्मान। शहंशाह अकबर ने उसी समय जनरल इनायत खान को बाइज्जत बरी किया और उनसे माफी मांगी। मीर कासिम को राजद्रोह के अपराध में जिंदाबाद में डाल दिया गया। उस दिन भरे दरबार में शहंशाह अकबर ने अपने गले से मोतियों का हार उतारकर बीरबल को पहनाया और उन्हें वजीर आजम का पद प्रदान किया। यह केवल एक पद नहीं बल्कि बुद्धि, विवेक और साहस का सम्मान था। बीरबल ने अपनी तीनों परीक्षाओं को सफलतापूर्वक पार करके यह सिद्ध कर दिया था कि असली शक्ति तलवार की धार में नहीं बल्कि दिमाग की गहराई में होती है। असली खजाना सोने की अशर्फियों में नहीं बल्कि लोगों के सम्मान में होता है, और असली निष्ठा आंख बंद करके हुक्म मानने में नहीं बल्कि सही और गलत की पहचान करके सत्य का साथ देने में होती है। उस दिन के बाद अकबर और बीरबल का रिश्ता और भी गहरा हो गया और उनकी कहानियां समय की सीमाओं को पार करके हमेशा के लिए अमर हो गईं। जब बीरबल ने पलट दी बाजी, एक कहानी बुद्धि और विश्वास की। प्रस्तावना, सल्तनते मुलिया का स्वर्णिम दौर। हिंदुस्तान की जमीन पर जब शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का सूरज अपने पूरे उरूज पर था, तब आगरा सिर्फ एक राजधानी नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए तहजीब, ताकत और सियासत का एक जीता जागता अजूबा था। यमुना के किनारे बसा यह शहर मुगलिया सल्तनत की शान का प्रतीक था, जहां के मीना बाजारों की रौनक और शाही दरबार की भव्यता के किस्से सरहदों के पार तक मशहूर थे। अकबर, जो खुद तो तालीम याफ्ता नहीं थे, पर इल्म और हुनर के सबसे बड़े कदरदान थे,
उनका दरबार ऐसे ऐसे नगीनों से सजा था जिनकी चमक से पूरी दुनिया की आंखें चौंधिया जाती थीं। इन नवरत्नों के बीच एक हीरा ऐसा था जिसकी आबोताकत बेमिसाल थी, राजा बीरबल। बीरबल का असली नाम महेश दास था, पर उनकी बुद्धि का प्रकाश इतना तेज था कि शहंशाह ने उन्हें बीरबल यानी महाबली और राजा की उपाधि से नवाजा था। वे सिर्फ एक वजीर या सलाहकार नहीं थे, वे अकबर के दोस्त थे, उनकी आत्मा के आईने थे। जहां अकबर की तलवार सल्तनत की हिफाजत करती थी, वहीं बीरबल की ज़बान और दिमाग उस सल्तनत की इज्जत और इकबाल को बुलंद रखते थे। लेकिन जहां फूल होते हैं, वहां कांटे भी होते हैं। दरबार में ऐसे अमीरों और वजीरों की कमी नहीं थी जो बीरबल की इस हैसियत से जलते थे। उनके दिल में यह बात हरदम चुभती थी कि एक मामूली ब्राह्मण का बेटा अपनी ज़बान के जोर पर शहंशाह के दिल और दिमाग पर राज कर रहा है। इनमें सबसे आगे था हकीम जफर बेग, जो अपनी चापलूसी और मक्कारी के दम पर दरबार में एक खास जगह बना चुका था। वह मौके की तलाश में था कि कब बीरबल की जड़ें काटी जाएं और वह खुद शहंशाह का सबसे खास बन जाए। उसे यह मौका बहुत जल्द मिलने वाला था, एक ऐसे तूफान की शक्ल में जो आगरा से हजारों मील दूर फारस की सरजमीन से उठ रहा था। अध्याय 1, फारस से आया पैगाम। एक सुबह जब आगरा की हवा में हल्की ठंडक घुली हुई थी, शाही दरबार अपनी पूरी शानो शौकत के साथ लगा हुआ था। शहंशाह अकबर अपने तख्ते ताउस पर विराजमान थे और उनके नवरत्न अपनी अपनी जगहों पर बैठे थे। तभी नगाड़ों की आवाज गूंजी और एक हरकारे ने आकर इत्तला दी, आलम पनाह, सल्तनते फारस के शाह तहमास्त के खास दूत कासिम खान आपसे मुलाकात की इजाजत चाहते हैं। फारस का नाम सुनते ही पूरे दरबार में एक सरगोशी सी दौड़ गई। फारस की सल्तनत मुगलों की तरह ही ताकतवर और अमीर थी, और दोनों सल्तनतों के बीच रिश्ते कभी गर्म तो कभी सर्द रहते थे। अकबर ने इजाजत दी। कासिम खान एक लंबे चौड़े और रौबदार व्यक्तित्व का मालिक था। उसके लिबास और तेवर से शाही गुरूर टपक रहा था। उसने अदब से झुककर अकबर को सलाम किया और शाह तहमास्त का भेजा हुआ एक खत पेश किया, जो रेशमी कपड़े में लिपटा हुआ था। अकबर ने खत खोला और उसे अपने मीर मुंशी से पढ़ने को कहा। खत की भाषा बहुत मीठी और दोस्ताना थी, लेकिन उसके अंदर जो लिखा था वह शहद में लिपटा हुआ जहर था। शाह तहमास्त ने लिखा था, हिंदुस्तान के शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर सलामत रहें। हमने आपके न्याय और आपकी सल्तनत की खुशहाली के बहुत किस्से सुने हैं। खास तौर पर आपके दरबार में मौजूद बीरबल की अक्लमंदी के चर्चे तो पूरी दुनिया में आम हैं। हम आपकी और आपकी सल्तनत की बुद्धिमानी का इम्तिहान तो नहीं ले रहे, पर दोस्ती के नाते कुछ सवालात भेज रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आपका दरबार इन सवालात का जवाब देकर हमारी दोस्ती को और मजबूत करेगा। अगर आपके विद्वान इन 3 छोटी सी पहेलियों को नहीं सुलझा पाए, तो हम समझेंगे कि हिंदुस्तान की ज़मीन हुनरमंदों से खाली हो गई है। ऐसी सूरत में दोस्ती का हक यही है कि हम आपकी मदद के लिए फारस के 100 सबसे काबिल विद्वान और साथ में सालाना 10 लाख सोने की अशर्फियों का खजाना भेजें, ताकि आपकी सल्तनत का मान बना रहे। यह दोस्ती का पैगाम नहीं, बल्कि एक खुली चुनौती थी। एक ऐसी चुनौती जो सीधे सीधे मुगलिया सल्तनत की इज्जत पर हमला थी। अगर जवाब नहीं दिया तो पूरी दुनिया में बदनामी होगी और फारस का दबदबा बढ़ जाएगा। और अगर जवाब गलत हुआ तो भी यही हश्र होना था। खत सुनकर अकबर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। दरबार में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। अब सबकी नजरें उन 3 सवालों पर थीं, जो उस खत के साथ एक अलग फरमान पर लिखे थे। मीर मुंशी ने कांपते हुए पढ़ना शुरू किया। पहला सवाल, हमारे लिए एक ऐसा घड़ा भेजिए जो अक्ल से लबालब भरा हो।
दूसरा सवाल, हमें पूरी दुनिया की सही लंबाई और चौड़ाई नापकर बताइए। तीसरा सवाल, हमें बताइए कि इस दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है और सबसे बड़ा झूठ क्या है। सवाल सुनकर दरबारियों के होश उड़ गए। ये कैसे सवाल थे? ये तो पहेलियां थीं, जिनका कोई सिर पैर नहीं था। अक्ल को घड़े में कैसे भरा जा सकता है? पूरी दुनिया को कौन नाप सकता है? और सच्चाई झूठ का ऐसा फलसफा जिसका कोई एक जवाब हो ही नहीं सकता। हकीम जफर बेग को मानो मुहमांगी मुराद मिल गई। वह अपनी जगह से उठा और बोला, जहां पनाह, यह साफ साफ हमारी तौहीन है। फारस का शाह हमें ज़लील करना चाहता है। ये सवाल हल करने के लिए नहीं, बल्कि हमें नीचा दिखाने के लिए बनाए गए हैं। इसका जवाब जंग के मैदान में तलवारों से देना चाहिए। कई दूसरे अमीर भी उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगे। माहौल गर्म हो गया। अकबर भी गुस्से में थे, लेकिन वे जानते थे कि जंग किसी मसले का हल नहीं है, खासकर जब दुश्मन फारस जैसा ताकतवर हो। उनकी नजरें अब उस शख्स को ढूंढ रही थीं, जो हर तूफान में उनकी नाव का खेवनहार बनता था, बीरबल। बीरबल शांत बैठे थे, उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, बस एक हल्की सी मुस्कान थी, मानो वे किसी गहरे सोच में डूबे हों। अकबर ने गरज कर कहा, बीरबल, पूरा दरबार परेशान है और तुम मुस्कुरा रहे हो। क्या तुम्हें सल्तनत की इज्जत की कोई परवाह नहीं? क्या तुम्हारे पास इन बेतुके सवालों का कोई जवाब है? बीरबल अपनी जगह से उठे, अदब से सिर झुकाया और बोले, आलमपनाह, गुस्सा अक्ल का दुश्मन होता है। और ये सवाल जितने बेतुके लग रहे हैं, उतने हैं नहीं। ये हमारी बुद्धि की गहराई नापना चाहते हैं। मुझे यकीन है कि खुदा की मेहरबानी और आपकी रहनुमाई से हम फारस के शाह को ऐसा जवाब देंगे कि वह भी हमारी अक्लमंदी का लोहा मान जाएगा। तो क्या है जवाब? अकबर ने बेसब्री से पूछा। जहां पनाह, बीरबल ने कहा, ऐसे सवालों के जवाब सोचने के लिए वक्त और सब्र दोनों चाहिए। मुझे 1 महीने की मोहलत दी जाए। मैं वादा करता हूं कि 1 महीने बाद फारस का यह दूत यहां से खाली हाथ नहीं, बल्कि अपने हर सवाल का मुंहतोड़ जवाब लेकर लौटेगा। अकबर के पास बीरबल पर यकीन करने के सिवा कोई और चारा नहीं था। उन्होंने 1 महीने की मोहलत दे दी। हकीम जफर बेग और उसके साथी मन ही मन हंस रहे थे। उन्हें यकीन था कि बीरबल ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है और 1 महीने बाद उसकी बर्बादी तय है। अध्याय 2, साजिश के गहरे साए। दिन हफ्तों में बदलने लगे। पूरा आगरा शहर और शाही दरबार बेचैनी से बीरबल का इंतजार कर रहा था। हर कोई यह जानना चाहता था कि आखिर बीरबल ऐसा क्या करिश्मा करने वाले हैं। लेकिन बीरबल ने खुद को जैसे सबसे अलग कर लिया था। वह दरबार में कम ही नजर आते। कभी उन्हें शहर के कुम्हारों की बस्ती में मिट्टी के घड़े देखते हुए पाया जाता, तो कभी वे बच्चों के साथ कंचे खेलते हुए नजर आते। कभी वे किसी किसान की झोंपड़ी में बैठकर घंटों बातें करते, तो कभी शाही बाग में चुपचाप टहलते रहते। उनके इस रवैये से उनके दुश्मनों को और मौका मिल गया। हकीम जफर बेग हर रोज अकबर के कान भरने लगा। देखिए जहां पनाह, मैंने तो पहले ही कहा था। बीरबल ने हार मान ली है। वह सल्तनत की इज्जत बचाने के बजाय बच्चों के साथ खेलकर वक्त बर्बाद कर रहा है। वह जानता है कि उसके पास कोई जवाब नहीं है, इसलिए अब वह आपका सामना करने से डर रहा है। कहीं ऐसा न हो कि वह एक दिन चुपके से आगरा छोड़कर ही भाग जाए। अकबर का मन भी डोलने लगा। उन्हें बीरबल की काबिलियत पर पूरा भरोसा था, लेकिन इस बार मामला बहुत संगीन था। फारस के दूत कासिम खान की आंखों में हर रोज एक ताना छुपा होता था, जो अकबर के दिल में तीर की तरह चुभता था।
उधर हकीम जफर बेग सिर्फ बातें ही नहीं कर रहा था, वह एक गहरी साजिश भी बुन रहा था। वह जानता था कि बीरबल कोई न कोई रास्ता जरूर निकाल लेगा। इसलिए उसने बीरबल को नाकाम करने का एक और तरीका सोचा। वह रात के अंधेरे में चुपके से कासिम खान से मिला। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, जफर बेग ने कहा। मैं तुम्हें बताऊंगा कि बीरबल क्या करने की सोच रहा है, ताकि तुम पहले से ही उसके जवाब को गलत साबित करने की तैयारी कर सको। कासिम खान हैरान हुआ। तुम अपनी ही सल्तनत के खिलाफ क्यों जाना चाहते हो? जफर बेग हंसा, बीरबल मेरा दुश्मन है। वह गिरेगा तो मैं उठूंगा। सल्तनत तो शहंशाह की है, और शहंशाह उसी की सुनते हैं जो उनके सबसे करीब होता है। दोनों के बीच सौदा तय हो गया। जफर बेग ने अपने जासूस बीरबल के पीछे लगा दिए, ताकि उसकी हर हरकत की खबर उसे मिलती रहे। एक हफ्ते बाद एक जासूस ने खबर दी कि बीरबल ने शाही बाग के एक कोने में एक खास तरह का छोटा सा कद्दू का पौधा लगाया है, और उसकी एक बेल को बड़ी हिफाजत से एक पतले मुंह वाले सुराहीनुमा घड़े के अंदर डाल दिया है। जफर बेग को लगा कि उसे पहले सवाल का जवाब मिल गया है। वह भागा भागा कासिम खान के पास गया और बोला, मैंने पता लगा लिया है। बीरबल उस घड़े में कद्दू उगा रहा है। जब कद्दू बड़ा होकर घड़े में फंस जाएगा तो वह कहेगा कि देखो, यह कुदरत की अक्ल है जो घड़े के अंदर है। तुम पहले से ही तैयारी कर लो। जब वह यह जवाब दे तो तुम कहना कि हमने अक्ल से भरा घड़ा मांगा था, कद्दू से भरा नहीं। कासिम खान बहुत खुश हुआ। उसे लगा कि अब बीरबल की हार पक्की है। लेकिन वे दोनों यह नहीं जानते थे कि बीरबल सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं बल्कि खेल का माहिर था। उसे पता था कि जफर बेग उस पर नजर रखे हुए है। उसने यह कद्दू वाला नाटक जानबूझकर किया था, ताकि उसके दुश्मन गलत दिशा में सोचते रहें और वह अपना असली काम शांति से कर सके। अध्याय 3। जब बीरबल ने चली अपनी चाल। 1 महीने का वक्त पूरा हो गया। आज वह दिन था जब बीरबल को फारस के सवालों का जवाब देना था। दरबार खचाखच भरा हुआ था। अकबर के चेहरे पर तनाव साफ झलक रहा था। कासिम खान और हकीम जफर बेग के चेहरों पर एक विजयी मुस्कान थी। बीरबल दरबार में दाखिल हुए। उनके चेहरे पर वही आत्मविश्वास और शांति थी। उन्होंने शहंशाह को सलाम किया। बीरबल, आज हमारी सल्तनत की इज्जत तुम्हारे हाथों में है, अकबर ने कहा। आपकी दुआएं साथ हो जहांपनाह, तो इज्जत पर आंच नहीं आएगी, बीरबल ने जवाब दिया। उन्होंने अपने सेवकों को इशारा किया। पहला सेवक एक बड़ा सा मर्तबान लेकर आया, जिसका मुंह कपड़े से ढका हुआ था। बीरबल ने कासिम खान की ओर देखकर कहा, फारसी दूत, आपके शाह का पहला सवाल था कि एक ऐसा घड़ा भेजा जाए जो अक्ल से भरा हो। यह रहा वह घड़ा। कासिम खान और जफर बेग एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। उन्हें लगा कि इसमें वही कद्दू होगा। कासिम खान ने ताना कसते हुए कहा, खोलिए तो सही, देखें तो आपके हिंदुस्तान की अक्ल कैसी दिखती है। बीरबल ने घड़े के ऊपर से कपड़ा हटाया। अंदर कोई कद्दू नहीं था। घड़ा पूरी तरह से खाली था। लेकिन उसके अंदर एक छोटा सा तरबूज था, जो इतना बड़ा हो चुका था कि वह घड़े के मुंह से बाहर नहीं निकल सकता था। सब हैरान रह गए। यह क्या जवाब हुआ? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जनाब, अक्ल कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे बाजार से खरीदकर घड़े में भर दिया जाए। अक्ल तो इस तरबूज की तरह है, जो सही माहौल और देखभाल पाकर खुद ब खुद बढ़ती है और इतनी बड़ी हो जाती है कि कोई उसे कैद नहीं कर सकता। हमने इस घड़े में अक्ल का बीज बोया था, जो अब एक फल बन चुका है। यह फल इस घड़े में है भी और नहीं भी। यह अक्ल का प्रतीक है।
अब आपके शाह की अक्लमंदी का इम्तिहान यह है कि वे बिना घड़े को तोड़े और बिना फल को काटे इसे बाहर निकाल कर दिखाएं। अगर वे ऐसा कर पाए तो हम मान लेंगे कि फारस में सचमुच अक्लमंदों की कोई कमी नहीं है। यह जवाब सुनकर कासिम खान का चेहरा उतर गया। यह तो पासा ही पलट गया था। बीरबल ने न सिर्फ सवाल का एक गहरा दार्शनिक जवाब दिया था, बल्कि उल्टा फारस के शाह के लिए ही एक चुनौती खड़ी कर दी थी। दरबार में वाहवाह की आवाज गूंज उठी। अकबर का चेहरा गर्व से चमक उठा। अब दूसरे सवाल की बारी थी। दुनिया की लंबाई चौड़ाई? बीरबल ने अपने दूसरे सेवक को इशारा किया। वह एक शानदार पालकी लेकर आया, जिसके पहिए बहुत ही अजीब ढंग से बने हुए थे। बीरबल ने कहा, यह एक खास पालकी है। इसके पहिए जब ठीक 1000 चक्कर पूरे करते हैं तो इसमें लगी घंटी एक बार बजती है। हमने अपने सबसे तेज हरकारों को ऐसी ही 100 पालकियां देकर दुनिया के चारों कोनों में भेजा है। वे पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण पूरी धरती को नाप रहे हैं। इसमें लगभग 2 साल का वक्त लगेगा। जैसे ही वे वापस आकर हमें कुल घंटियों की संख्या बताएंगे, हम आपको दुनिया की बिल्कुल सही लंबाई चौड़ाई बता देंगे। अगर आपके शाह को इतनी जल्दी है और उन्हें हमारे हिसाब पर यकीन नहीं है, तो वे खुद अपने लोगों को भेजकर हमारे साथ इस गिनती की तस्दीक कर सकते हैं। यह जवाब सुनकर जफर बेग के पैरों तले जमीन खिसक गई। बीरबल ने एक असंभव सवाल को एक व्यावहारिक प्रक्रिया में बदल दिया था। उसने गेंद को फिर से फारस के पाले में डाल दिया था। अब अगर वे इंतजार नहीं करते तो यह उनकी हार मानी जाती, और अगर वे अपनी टीम भेजते तो यह मुगलों की प्रक्रिया पर मुहर लगाने जैसा होता। अकबर अपनी हंसी नहीं रोक पाए। अब आया आखिरी और सबसे मुश्किल सवाल। दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई और सबसे बड़ा झूठ क्या है? पूरे दरबार में फिर से सन्नाटा छा गया। यह एक ऐसा सवाल था जिसका कोई ठोस जवाब नहीं हो सकता था। बीरबल ने एक गहरी सांस ली और कहा, जहां पनाह, इस सवाल का जवाब देने के लिए मुझे 2 गवाहों की जरूरत पड़ेगी। उन्होंने अपने सेवकों को इशारा किया। 2 लोग दरबार में लाए गए। एक शहर का सबसे अमीर सेठ था और दूसरा एक निहायत ही गरीब किसान जो कर्ज के बोझ तले दबा हुआ था। बीरबल पहले अमीर सेठ के पास गए और बोले, सेठ जी, आप पूरी सल्तनत के सामने बताइए, आपके लिए इस दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत क्या है? सेठ ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, मेरे लिए सबसे बड़ी हकीकत पैसा है। पैसा है तो सब कुछ है, इज्जत, ताकत, दोस्त, सब कुछ। फिर बीरबल उस गरीब किसान के पास गए और पूछा, और तुम्हारे लिए सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? किसान ने रोते हुए कहा, सरकार, मेरे लिए सबसे बड़ी सच्चाई भूख और गरीबी है। यही मेरी जिंदगी की हकीकत है। फिर बीरबल ने शहंशाह अकबर की ओर रुख किया और पूछा, आलमपनाह, आपके लिए सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? अकबर ने एक पल सोचा और कहा, हमारे लिए सबसे बड़ी सच्चाई हमारी सल्तनत और हमारी प्रजा की खुशहाली है। अब बीरबल कासिम खान की ओर मुड़े और कहा, फारसी दूत, आपने सुना। हर इंसान के लिए सच्चाई का मतलब अलग होता है, लेकिन एक चीज है जो इन सबसे ऊपर है, जो न अमीर देखती है, न गरीब, न बादशाह, और वह है मौत। इस दुनिया की सबसे बड़ी और आखिरी सच्चाई मौत है, जिससे कोई नहीं बच सकता। यह सुनकर पूरे दरबार में एक अजीब सी खामोशी छा गई। और अब रहा सबसे बड़ा झूठ, बीरबल ने अपनी आवाज बुलंद करते। अकबर की सबसे मुश्किल चुनौती, न्याय का तराजू। प्रस्तावना। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का दौर हिंदुस्तान के इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है।
उनकी सल्तनत कंधार से लेकर बंगाल तक और कश्मीर से लेकर दक्कन की सीमाओं तक फैली थी। उनकी विशाल सेना, उनका अटूट खजाना और उनकी कुशल प्रशासनिक व्यवस्था की मिसालें दी जाती थीं। उन्होंने बड़े बड़े राजाओं को झुकाया था, अजेय किलों को फतह किया था और भयंकर विद्रोहों को कुचला था। ऐसा लगता था मानो दुनिया में कोई ऐसी चुनौती नहीं थी जिसका सामना अकबर न कर सके। लेकिन इतिहास सिर्फ जंगों और जीतों का लेखा-जोखा नहीं होता। एक शासक की असली परीक्षा तलवार की धार पर नहीं, बल्कि न्याय के तराजू पर होती है। और अकबर के जीवन में एक ऐसा वक्त आया जब उन्हें अपनी सबसे मुश्किल चुनौती का सामना करना पड़ा। यह चुनौती कोई बाहरी दुश्मन नहीं था, बल्कि यह उनके अपने साम्राज्य के भीतर से उठी एक ऐसी समस्या थी जिसने उनके विवेक, उनके न्याय और उनके आदर्शों को दांव पर लगा दिया था। यह एक ऐसी पहेली थी जहां हर रास्ता एक नई मुश्किल की ओर ले जाता था और हर समाधान एक नए संघर्ष को जन्म देता था। यह कहानी है अकबर की उसी सबसे मुश्किल चुनौती की, जहां बीरबल की चतुराई भी पहली नजर में फीकी पड़ती नजर आई और शहंशाह को पहली बार लगा कि उनका ताज कांटों का नहीं, बल्कि आग का बना है। भाग 1। दीवाने खास में एक अनसुलझी गुत्थी। आगरा के किले में दीवाने खास की बैठक चल रही थी। संगमरमर के खंभों से सजे उस भव्य कक्ष में साम्राज्य के सबसे काबिल मंत्री और सलाहकार मौजूद थे। वित्त मंत्री राजा टोडरमल राजस्व के आंकड़े पेश कर रहे थे और सेनापति मान सिंह सीमा सुरक्षा की जानकारी दे रहे थे। माहौल गंभीर लेकिन नियंत्रण में था। तभी द्वारपाल ने आकर सूचना दी कि सल्तनत के 2 सूबों देवगढ़ और सौदागढ़ के प्रतिनिधि एक साथ शहंशाह से न्याय की गुहार लगाने आए हैं। यह बात थोड़ी अजीब थी, क्योंकि देवगढ़ और सौदागढ़ पड़ोसी सूबे थे जो एक दूसरे पर पूरी तरह निर्भर थे। देवगढ़, जैसा कि नाम से जाहिर है, एक कृषि प्रधान इलाका था। वहां की उपजाऊ जमीन पर उगने वाला अनाज पूरी सल्तनत का पेट भरता था। वहीं सौदागढ़ एक व्यापारिक केंद्र था, जहां के कारीगर और व्यापारी अपने हुनर से शाही खजाने को समृद्ध करते थे। अकबर के आदेश पर दोनों सूबों के प्रतिनिधियों को अंदर बुलाया गया। देवगढ़ की ओर से उनका मुखिया, एक वृद्ध और अनुभवी किसान शंभू दास, आगे आया। उसकी आंखों में पीड़ा और निराशा थी। उसने जमीन पर घुटने टेक कर कहा, अन्नदाता, हम लुट गए, हम बर्बाद हो गए। हमारी जीवनदायिनी पुण्यतोया नदी सूख गई है। हमारे खेत बंजर हो गए हैं, हमारे बच्चे भूखे हैं और हमारे मवेशी प्यासे मर रहे हैं। अगर कुछ दिनों तक ऐसा ही रहा तो देवगढ़ में सिर्फ लाशों के ढेर मिलेंगे। शंभू दास की आवाज में इतना दर्द था कि पूरा दरबार कांप गया। इससे पहले कि अकबर कुछ कहते, सौदागढ़ के व्यापारियों का मुखिया जोरावर चंद आगे बढ़ा। वह कीमती रेशमी कपड़ों और जवाहरातों से लदा हुआ था और उसके चेहरे पर आत्मविश्वास के साथ साथ एक तरह की अकड़ भी थी। जहां पनाह, उसने अपनी बुलंद आवाज में कहा, देवगढ़ के लोग हमेशा की तरह बढ़ा चढ़ाकर बातें कर रहे हैं। पुण्यतोया नदी सूखी नहीं है, हमने बस उसके पानी का रुख थोड़ा मोड़ा है। हमने सौदागढ़ में एक विशाल बांध बनाया है जिससे हमारे कपड़ा मिलों और रंगाई के कारखानों को पानी मिलता है। इसी बांध की वजह से सौदागढ़ आज सल्तनत को सबसे ज्यादा राजस्व दे रहा है। और यह बांध पूरी तरह से कानूनी है, क्योंकि इसे बनाने का शाही फरमान आज से 10 साल पहले खुद आपने ही जारी किया था। जोरावर चंद ने अपने एक सहायक को इशारा किया, जिसने एक पुराना शाही फरमान अकबर के सामने पेश किया। अकबर ने फरमान देखा, उस पर उनकी ही मुहर और दस्तखत थे। उन्हें याद आया, सालों पहले उन्होंने सौदागढ़ के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए यह इजाजत दी थी। अब अकबर एक भयानक दुविधा में फंस गए थे। एक तरफ हजारों किसानों की जिंदगी और मौत का सवाल था,
जिनकी जमीनें पानी के बिना रेगिस्तान बन रही थीं। दूसरी तरफ सल्तनत की आर्थिक प्रगति, शाही खजाने का राजस्व और सबसे बढ़कर खुद उनका ही जारी किया हुआ एक फरमान था। अगर वह फरमान को रद्द करते तो यह उनकी अपनी बात का अपमान होता और व्यापारियों का भरोसा टूट जाता। अगर वह फरमान को बरकरार रखते तो देवगढ़ के हजारों बेगुनाह लोग अकाल और भुखमरी का शिकार हो जाते। न्याय का तराजू दो ऐसे पलड़ों में बंट गया था, जहां एक को उठाने का मतलब दूसरे को गिराना था। यह एक ऐसी चुनौती थी जहां कोई आसान जवाब नहीं था। अकबर ने अपनी जिंदगी में पहली बार खुद को इतना असहाय और लाचार महसूस किया। भाग 2, शहंशाह की बेचैनी और बीरबल की खामोशी। कई दिन बीत गए। अकबर ने इस मसले पर अपने सभी नवरत्नों से सलाह ली, लेकिन कोई भी ऐसा हल नहीं सुझा सका जो दोनों पक्षों को मंजूर हो। राजा टोडरमल ने राजस्व का हवाला देते हुए सौदागर का पक्ष लिया, तो अब्दुल रहीम खाने खाना ने इंसानियत का वास्ता देकर देवगढ़ की वकालत की। दरबार दो गुटों में बंट गया था। अकबर की रातों की नींद उड़ गई थी। वह अक्सर देर रात तक अकेले जागते और सोचते रहते, क्या एक शासक का फर्ज सिर्फ खजाना भरना है, या अपनी प्रजा के आंसू पोंछना? क्या प्रगति के नाम पर परंपरा और प्रकृति का विनाश जायज है? यह सवाल उनके दिलो दिमाग पर हथौड़े की तरह चोट कर रहे थे। इस पूरी बहस के दौरान बीरबल ने एक अजीब सी खामोशी ओढ़ रखी थी। वह दरबार में सब कुछ सुनते, दोनों पक्षों की दलीलों पर गौर करते, लेकिन अपनी राय जाहिर नहीं करते थे। उनकी यह चुप्पी अकबर को और भी ज्यादा बेचैन कर रही थी। एक रात अकबर ने बीरबल को अपने निजी कक्ष में बुलवाया। बीरबल, तुम खामोश क्यों हो? क्या तुम्हारे पास इस मुश्किल का कोई हल नहीं है? तुम्हारी चतुराई और बुद्धिमानी कहाँ चली गई? बीरबल ने बड़ी शांति से उत्तर दिया, आलमपनाह, कुछ गुत्थियां ऐसी होती हैं जिन्हें दूर से बैठकर नहीं सुलझाया जा सकता। महलों में बैठकर खेतों की प्यास का अंदाजा लगाना मुश्किल है और व्यापार के शोर में किसानों का दर्द सुनना नामुमकिन। अगर आप इजाजत दें तो मैं खुद इन दोनों सूबों की यात्रा करना चाहता हूं, ताकि सच्चाई को अपनी आंखों से देख सकूं। अकबर के पास और कोई चारा नहीं था। उन्होंने बीरबल को इजाजत दे दी। बीरबल ने एक साधारण किसान का भेष बनाया और देवगढ़ की ओर निकल पड़े। भाग 3, बीरबल की यात्रा और सच्चाई की खोज। देवगढ़ पहुंचकर बीरबल का दिल दहल गया। जो तस्वीरें उन्होंने अपने दिमाग में सोची थीं, असलियत उससे कहीं ज्यादा भयावह थी। मीलों तक जमीन फटी हुई थी, जैसे किसी ने उस पर हजारों खंजर चला दिए हों। मवेशियों के कंकाल जहां तहां पड़े थे। लोगों के चेहरे पर उम्मीद की जगह सिर्फ थकान और बेबसी थी। बीरबल ने देखा कि पुण्यतोया नदी, जिसे लोग अपनी मां कहते थे, अब एक पतली सी धारा बनकर रह गई थी। बच्चे उसी गंदे पानी को पीने पर मजबूर थे। बीरबल ने लोगों से बात की, उनके साथ सूखी रोटियां खाईं और उनकी कहानियां सुनी। उन्होंने महसूस किया कि नदी उनके लिए सिर्फ पानी का स्रोत नहीं, बल्कि उनकी संस्कृति, उनकी आस्था और उनकी पहचान का हिस्सा थी। इसके बाद बीरबल सौदागढ़ पहुंचे। शहर की रौनक और समृद्धि देखकर एक पल के लिए आंखें चौंधिया गईं। ऊंची ऊंची इमारतें, व्यस्त बाजार और चारों तरफ धनदौलत की चमक। बीरबल ने देखा कि बांध वाकई में बहुत विशाल था और उससे निकली नहरें शहर के हर कारखाने तक पानी पहुंचा रही थीं। लेकिन फिर बीरबल ने कुछ और भी देखा। उन्होंने देखा कि जोरावर चंद और दूसरे अमीर व्यापारियों के आलीशान महलों में बड़े बड़े फव्वारे चल रहे थे, जिनमें नदी का साफ पानी बर्बाद हो रहा था। उनके बाग बगीचों को दिन में कई बार सींचा जा रहा था। कारखानों से निकला रंगीन और जहरीला पानी बिना साफ किए वापस नदी की बची खुची धारा में मिलाया जा रहा था,
जिससे वह और भी प्रदूषित हो रही थी। बीरबल समझ गए कि समस्या पानी की कमी की नहीं, बल्कि पानी के बंटवारे और उसके दुरुपयोग की है। सौदागर अपनी जरूरत से कहीं ज्यादा पानी इस्तेमाल कर रहा था और उसका एक बड़ा हिस्सा सिर्फ विलासिता और बर्बादी में जा रहा था। उन्हें यह भी समझ आ गया कि जोरावर चंद सिर्फ व्यापार नहीं कर रहा था, बल्कि वह प्रकृति के लालच में अंधा हो चुका था। सच्चाई के सारे टुकड़े अब बीरबल के सामने थे। उनके दिमाग में एक योजना ने आकार लेना शुरू कर दिया था। भाग 4, न्याय का अनोखा मंच और रोटी का बंटवारा। बीरबल वापस